चलो पार्ट 2 शुरू करते हैं अपन इसका। ठीक है, आई थिंक 5 मिनट का ब्रेक मेरा हो चुका है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई द स्पीकर चूज नॉट टू कंपेयर हिज बिलवेड टू अ समर स्टे। एक चीज है इस पोएम में जो तुम्हें अभी तक समझ में आ गई होगी। पार्ट 1 अगर तुमने देखा होगा कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। ओके, बट शेक्सपियर ने अपनी जो बिलवेड है उसको इन लाइनों में परमानेंट कर दिया है। तो देयर इज वन ऑप्शन in this question, that is summer is marked by imperfections and transience. Transience मतलब होता है nothing which is permanent, okay, changeable. Imperfections perfect नहीं है, वो बहुत सारे imperfections है summer में, like dimmed sun, heaven ज़्यादा over hyperbole, heaven shines, and rough winds also destroy the words of May. एक ये भी है। ठीक है, तो that's first question is done. नेक्स्ट हम आते हैं, आइडेंटिफाई द रीजन व्हाई द स्पीकर डिस्क्राइब्स समर एज हैविंग अ शॉर्ट लीज। एक छोटा पीरियड है समर का, 3-4 मंथ्स के लिए समर आता है फिर चला जाता है, फिर अगेन रिपीट होता है, वो भी टेम्पररी है, राइट। तो सही इन्होंने ऑप्शन दे दिया, मेरा ध्यान नहीं था। समर्स ब्यूटी इज टेम्पररी एंड कैन नॉट बी रिलाई अपॉन, ऑप्शन बी आंसर। नाउ लेट्स गो विद द हाउ वुड द आउटकम चेंज इफ द beloved were compared to winter instead of summer। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। विंटर का मतलब है something which is dull, okay, but there are some poems जहाँ पे उसको बहुत अच्छा दिखाया गया है। तो यहाँ पे तुम एक चीज चेक कर सकते हो, poem would focus on coldness and bitterness, no, it would not change the essence of the poem, the beloved's beauty would seem less appealing, see, यहाँ एक ऑप्शन जिसका less appealing, less attractive, जो हमें अट्रैक्ट ना करे, तो ये हो गई समर्स विंटर्स ब्यूटी। ओके, विंटर से कंपेयर करता है, तो ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है। विंटर सस्ट एवरलास्टिंग ब्यूटी, नहीं, बिल्कुल नहीं। इट विल नॉट चेंज द एसेंस ऑफ द पोएम, इट विल डेफिनेटली चेंज द एसेंस ऑफ पोएम, तो ये क्वेश्चन भी गलत है। द पोएम वुड फोकस ऑन कोल्डनेस एंड बिटरनेस, कोल्ड और बिटर, कोल्ड होती है बट विंटर बिटर नहीं होती। ओके, ये भी गलत है। लेस अपीलिंग, हाँ, विंटर थोड़ी लेस अपीलिंग होती है, कईयों को विंटर पसंद है, कईयों को समर पसंद है, बट यहाँ पे अपना आंसर सी है। Which statement correctly identifies the theme of immortality in the poem? Beauty is eternal in nature? No, beauty is not. Poetry preserves beauty beyond physical death. अब आंसर साफ दिख रहा है कि हम किसी पर कविता लिखते हैं तो उन लाइनों में हम उस इंसान को या उस चीज को अमर कर देते हैं। तो पोइट्री प्रिजर्व, पोइट्री क्या बचाती है, किसको, सुंदरता को। एक इंसान जो मर जाता है उसके बाद भी, डेथ होने के बाद भी पोइट्री उसको अमर रखती है। आंसर ये होगा मोस्ट प्रॉब्ली सी, आंसर बी। ठीक है, अब हम आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ द पोएम। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लास्ट 20 उसमें भी था ये। प्लेफुल, कंटेम्पलेटिव, पेसिमिस्टिक एंड डार्क, सार्कास्टिक एंड मॉकिंग। टोंट मारने वाली नहीं है, तो सार्कास्टिक मॉकिंग तो नहीं है। पेसिमिस्टिक एंड डार्क, पैसिव नहीं है, नेगेटिव नहीं सोच रहा, नेगेटिव बात नहीं कर रहा, वो पॉजिटिव बात कर रहा है कि इवन सब कुछ फेड हो जाएगा, डेथ के बाद भी उसकी प्रेमिका अमर हो जाएगी, तो पैसिव तो नहीं। प्लेफुल एंड कंटेम्पलेटिव, हाँ प्लेफुल है। कंटेम्पलेटिव मतलब उस पर विचार विमर्श वो करता है, सोचता है, दिमाग को चलाता है उस चीज़ पे, तो आंसर है प्लेफुल एंड कंटेम्पलेटिव। एंग्री एंड इमोशनल, इमोशनल बिल्कुल भी नहीं है ये। ठीक है, सो अब हम आते हैं ऑप्शन क्वेश्चन 6। व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज एम्प्लॉयड व्हेन द सन इज रेफर्ड टू एज अ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन किसी भी नॉन लिविंग थिंग को हम एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स दे देते हैं, ये मैं पहली वाली वीडियो में बता चुका हूँ। द फ्रेज इटर्नल समर सिग्निफाइज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन भी एक रिपीट हो रहा है वापस से, आई थिंक ये थर्ड टाइम रिपीट हो रहा है मेरी सीरीज में। पहले 2 अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन थे, अभी जो चीज़ है वो कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा चेंज करके बस उसका एक अलग मीनिंग देने वाले हैं, उससे सिमिलर ही है पहले वाले से ही। तुम दिमाग लगा सकते हो, शॉर्ट टर्म पीरियड की ब्यूटी और इमोर्टल ब्यूटी, इसके बीच क्या है, द कॉन्ट्रास्ट। इन दोनों को कंपेयर किया गया है कि टेम्पररी और जो अमर है उसको, इन दोनों को कंपेयर किया गया है, तब जाके आंसर। पहला ऑप्शन द बिलव्ड फिजिकल ब्यूटी विल फेड, ऑब्वियसली बात है फेड, बट पोएम में नहीं होगा ऐसा। अ लिटरल सीजन दैट विल नेवर एंड,
एक ऐसा सीजन जो कभी अंत नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। द हार्शनेस ऑफ टाइम, टाइम बहुत कठोर है, ऐसा भी नहीं। पीड़ादायक है, ऐसा भी नहीं है। अब हम आते हैं विच लाइन बेस्ट illustrates the theme of the power of language and poetry. लैंग्वेज एंड पोइट्री की पावर को कौन सी लाइन दिखाती है? ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है तुम्हारे लिए। इस पोएम से अगर आता है तो आरपीएस या पेपर टफ बनाती है। तो वो लास्ट की जो 2 लाइनें हैं इस पोएम के अंदर, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, बिकॉज वो 2 कॉपलेट हैं जिनका राइम स्कीम सेम है। एंड सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आई कैन सी, सो लॉन्ग लिव दिस एंड दिस इज लाइफ। ये हमारी पोएम का पूरा एक कंक्लूजन है। इस कंक्लूजन से ही हम चीज़ें डिसाइड करेंगे कि चीज़ें पोएम में चीज़ें क्या है, इमॉर्टल है, अमर है। तो अमर जो अब राइट नाउ इसमें ऑप्शन इन्होंने दे रखा है आंसर के तौर पे, हम इसमें ऑप्शन इन्होंने लास्ट लाइन की पहली लाइन दे रखी है, एज लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी। जब तक इंसान रहेगा, जब तक इंसान सांसें लेगा, जब तक आंखें देख पाएंगी, जब तक ये सृष्टि रहेगी, तब तक ये पोएम रहेगी। तो विच अ लाइन बेस्ट इलस्ट्रेट थीम, इसकी थीम क्या है? एक तो टेम्परेरीनेस और दूसरा परमानेंस, कि अमर भी है, नश्वर भी है और अमर भी है। ठीक है, इन दोनों पर इसने बात की है। लेकिन लास्ट में जो कंक्लूजन है वो किस पे बात किया है कि सब कुछ अमर होगा इन लाइनों के अंदर। तो ये है कंक्लूजन। कंक्लूडिंग लाइंस में ये थीम इन्होंने बहुत अच्छे से दे रखी है। नाउ अब हम आते हैं, हाउ इज द इमेजरी ऑफ रफ विंड्स यूज्ड इन द पोएम। Imagery of rough winds used in the poem. Rough winds do shake the darling birds of May to represent the harshness of the nature and fleeting aspect of summer and also beauty. Okay, तो यहाँ पे भी अपना आंसर हार्शनेस, नेचर कितना टफ हो सकता है समटाइम्स, द हार्शनेस ऑफ नेचर, रफ विंड्स ऑफ मे, रफ विंड्स एंड शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, द फ्लीटिंग एस्पेक्ट ऑफ ब्यूटी, की ब्यूटी भी डिस्ट्रॉय होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक फूल उगता है फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है, इस पर मैंने बात की हुई है पहले वाले वीडियो में। काफ़ी सारे क्वेश्चन सिमिलर मिलेंगे, बट तुम्हारे कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि तुम्हारे लिए पोएम कंप्लीटली इतनी अच्छी हो जाए कि तुम्हें किसी भी टीचर या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाने की नीड ना पड़े। तुम पोएम पढ़ो कहीं से भी, आइदर तुम विश्वा जो एक टीचर है इंग्लिश, वो काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं, विश्वा गुज्जर जो हैं, एक मनीष मंगल हैं कॉस्मोस इंग्लिश के, वो भी पढ़ा रहे हैं। तुम इनकी वीडियोस भी देख के इन पोएम को समझ सकते हो, अगर तुम बहुत ज़्यादा, तुम्हारा इंग्लिश का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो। और थोड़ा बहुत भी तुम्हारा बैकग्राउंड अच्छा है तो तुम ग्रेड सेवर या लिट चार्ट जैसी वेबसाइट से इसकी एक समरी या इसकी एक्सप्लेनेशन या एक अंडरस्टैंडिंग भी पढ़ सकते हो। ठीक है, उससे रिलेटेड आई विल शेयर मोर लिंक्स ऑन द टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे मैं शेयर कर दूंगा, जो व्हाट्सएप कम्युनिटी हमारा बना हुआ है। तो समझ गए ना, हाउ इज द इमेजरी ऑफ रफ एंड यूज्ड इन द पोएम to represent the harshness of nature and the fleeting aspect of beauty. Which aspect of Shakespeare's stylistic choice contributes significantly to the poem's rhythmic quality? Okay, हम इस पे बात नहीं करने वाले बिकॉज ये एक एंजॉयमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर्स चेंजिंग कोर्स। यहाँ पे नेचर्स चेंजिंग कोर्स, यहाँ पे ये जो लाइन आ रही है नेचर्स चेंजिंग कोर्स, लाइक बाय चांस दिस वन, दिस लाइन लेफ्ट हैंड पे देखो तुम स्क्रीन के, by chance or nature's changing course untrimmed, but thy eternal summer shall not fade. Like by any chance or nature's changing course, अगर untrimmed रहता है, फिर भी अगर नेचर में कुछ भी हो, कैसे भी हो, in any case, तुम्हारी जो completeness है, thy eternal summer shall not fade, वो कभी खत्म नहीं होगी। तुम अपना फेयर कभी नहीं खोगे, डेथ भी तुम्हारे आगे कुछ नहीं कर पाएगी। ओके, now the concept nature changing course suggests what? The predictable cycles of nature? नहीं, predictable cycles nature नहीं है। The uncontrollable and inevitable change that affects beauty. समझ में आया? अगेन टेम्परेरीनेस पे बात हो रही है, कोई चीज हमारे हाथ में नहीं है। अनकंट्रोलेबल, इनएविटेबल मतलब अनिवार्य है, जो होना तय है। दैट अफेक्ट्स ब्यूटी, जो हमारे ब्यूटी को अफेक्ट करेगी, बिकॉज हम लोग नश्वर हैं, ये उस पर बात कर रहे हैं। द सुप्रीमेसी ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन की कोई सुप्रीमेसी नहीं है नेचर पे,
तुम्हें पता ही है, जब भी कोई तूफान उफान कुछ आता है हम लोग घरों में छुप जाते हैं। तो परमानेंस ऑफ नेचुरल ब्यूटी ऐसा भी कुछ भी नहीं है, हर लोग इंसान जवान होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है। Which of the following lines would best be characterized as hyperbole? हाँ, see, I told you in a previous video ये line कहीं और थी, but ये अभी यहाँ पे आ गई है। The eternal summer shall not fade. The eternal summer shall not fade. Okay, it was also in the previous video also. I think imagery was option maybe. I don't remember properly. Okay, and in the poem, how does the speaker personify death? Which of the following lines would best be characterized as a hyperbole? Okay. ऑल्सो डी ऑप्शन भी हाइपरबोल हो सकता है अगर क्वेश्चन है इस तरीके से फ्रेज हो तो। नॉट लूज पोजिशन ऑफ देयर फेयर यूथ, ना ये नहीं है। शैल आई कंपेयर यू टू अ समर स्टे, ये भी नहीं है। इन द पोएम हाउ डज द स्पीकर पर्सनिफाई डेथ? अगेन बोस्टफुल, ब्रैग। बोस्ट मतलब होता है ब्रैग, बड़ा चढ़ा के बातें करना। यहाँ पे एक लाइन होगी जो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, सी ये है दिस वन, नॉर शेल डेथ ब्रैग यू वांट रेस्ट इन शेड। ओके, ठीक है। What role does the final rhyming couplet play in the poem? Oh, मैंने already I think ये चीज़ देखी हुई है. It serves as a conclusion that solidify the main claim. फाइनल में उन्होंने बता रखा है कि यही तुम्हारी थीम का कंक्लूजन है, कि यही सार है कि जब तक इंसान रहेगा, तब तक आंखें देखेंगी, तब तक ये दुनिया रहेगी, तब तक तुम रहोगे, तुम्हारी ब्यूटी रहेगी. Which statement reflects the significance of the phrase दी? दी मतलब यूजुअली दी, दाओ, इन सब का मतलब हमेशा यू होता है. ओके, हमेशा यू होता है विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम. तो इसमें हम इट एम्फसाइज स्पीकर्स इंडिफरेंस, लेक ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है. इंडिफरेंस का मतलब होता है हमको किसी चीज में मजा नहीं आता. लेक ऑफ इंटरेस्ट. ओके, इट पर्सनलाइजेस द बिलोवेड एंड एड्स इंटीमेसी. यप, ये बेसिकली बात बिलोवेड के बारे में बात कर. इट डिट्रैक्ट्स, यहाँ वो डिट्रैक्ट मतलब डिस्ट्रैक्शन है, हमारा कभी ध्यान नहीं लगे, हम किसी चीज से हमारा ध्यान भटका लें, तो ध्यान भटकने को बोलते हैं फ्रॉम द पोएम सिग्निफिकेंस. ओके, इट सिंपली रेफर्स टू समर. बाय द वे गाइस, मैं बहुत कुछ कुछ वर्ड्स का मैं इंग्लिश मीनिंग या मीनिंग नहीं बता पाऊँ तो तुम कमेंट जरूर कर देना, तुम्हें समझ नहीं आए तो, या फिर तुम टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो. ओके, वहाँ पे मेरे साथ 2 लोग और हैं जो तुम्हें इन चीज़ों की सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर देंगे. Which word describes the nature of comparison made in the sonnet? कॉन्ट्राडिक्टरी इसका आंसर दे रखा है यहाँ पे, बिकॉज एक ही वर्ड है जो बाकी 4 वर्डों से अलग है, और एक वर्ड है कॉन्ट्रास्ट, CONTRAST. एक सेकेंड, मैं ऐसा लिख देता हूँ. एक वर्ड है कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट ऑफ नश्वर और अमर, उसके बीच में इसमें कॉन्ट्रास्ट है. तो आंसर है सी, कॉन्ट्राडिक्टरी. ठीक है. The phrase so long live this implies what about the poem itself? ऑब्वियसली बात है, जब तक ह्यूमैनिटी रहेगी, लास्ट लाइन एज मैन कैन ब्रीथ आई कैन सी, तब तक ये चीज़ रहेगी. तो आई थिंक आंसर भी इसमें सही होगा. इट्स ये तब तक रहेगी, एग्जिस्टेंस मतलब होता है रहना, जब तक ह्यूमैनिटी रहेगी, सर्वाइवल ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसान रहेंगे. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ द पोएम्स आर्ग्यूमेंट? बेस्ट एसेंस किसका है? जो पोएम के आर्ग्यूमेंट, और पोएम का आर्ग्यूमेंट क्या है पता है ना? इमॉर्टैलिटी और मोर्टैलिटी, इसके बीच कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्राडिक्टरी भी है चीज़ें, लेकिन एंडिंग में वो कंक्लूजन में अमरता को बात कर रहा है. ठीक है, जिसमें आंसर आएगा नेचर इज सुपीरियर टू आर्ट. ऐसा कुछ भी नहीं है अभी. नेचर इज सुपीरियर टू आर्ट, बट ये पोएम के अंदर नहीं है. आर्ट प्रिजर्व्स ब्यूटी अमिड द डेके ऑफ नेचर. एक आर्ट, आर्ट मतलब पोएम, नॉवल, या कोई भी रचना या कोई भी कृत्य. ठीक है, अपने प्रीवियस फर्स्ट ग्रेड में एक पोएम हुआ करती थी, ओ टू क्रिएशन और समथिंग लाइक दैट. तो उसमें एक अन्न के बारे में बात की हुई थी, एक वास, जो जिसमें हम फ्लावर व्लावर रखते हैं वैसा बास होता है, उस बास के इसमें के ऊपर कुछ बनाया हुआ था, उस पर लिखा हुआ था, तो बास अमर हो गया था. आई थिंक जॉन कीट्स का पोएम है जहाँ तक मुझे याद है. तो वैसे ही द अमिड द डेके ऑफ नेचर, नेचर के बीच में
आर्ट हमेशा रहेगा, जब तक इंसानियत रहेगी तब तक आर्ट रहेगा। तो आंसर अपना होगा आर्ट प्रिजर्व ब्यूटी अमिड द डेके ऑफ नेचर। नेचर कैसे चलता है? नेचर हैज लाइक अनट्रिम्ड, बाय चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड, ये जो लाइन है इसी को काफ़ी डिफाइन करती है। अब हम चलते हैं जक्स्टापोजिशन ऑफ समर एंड, बाय द वे जक्स्टापोजिशन मतलब होता है दो अपोजिट वर्ड्स को साथ में रख देना, दैट्स इट। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, आई थिंक फर्स्ट ग्रेड में हमारे नहीं है, मैं एक बार बता दूंगा। बाकी तुम, इसका आंसर है फ्लॉज इनहेरेंट इन नेचुरल ब्यूटी, दैट्स इट। ओके, फ्लॉज मतलब कमियां होती हैं, इनहेरेंट मतलब हम जिस चीज़ को विरासत में लेते हैं, ठीक है। और नेचुरल ब्यूटी जो हमारी नेचर की जो ब्यूटी जैसी हम देखते हैं वैसा है। द फ्लॉज इनहेरेंट जो हमारे ब्यूटी के अंदर जो फ्लॉज होते हैं, ओके, द फ्लॉज इनहेरेंट इन नेचुरल ब्यूटी, दैट्स इट। और ओवरऑल जस्टापोजिशन अपने यहाँ है नहीं, तो मैं इसको पे कट लगा रहा हूँ, ये क्वेश्चन हमारे नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ। व्हाट इज द कोर मैसेज ऑफ सोनेट 18? ये तुम बता सकते हो। पोएट्री कैन इमॉर्टलाइज ब्यूटी बियॉन्ड टाइम एंड डेथ। ओके, आई होप ये 20-40 क्वेश्चंस तुम्हें काफ़ी हद तक इस पोएम के कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेंगे। प्लस मैं 40 क्वेश्चंस का अभी आई थिंक मेरा ओवरऑल जो वीडियो है वो कुछ 36-37 मिनट्स का हो जाएगा। तो मैं तो एक काम करूँगा, जो तुम्हारा 40 क्वेश्चंस के वन लाइनर्स है वो मैं मेरे ग्रुप या व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर कर दूंगा। जिसको भी वो पीडीएफ चाहिए हो वो पीडीएफ के लिए आ जाए और उस पे ग्रुप पे ऐड कर ले खुद को, मैं वहाँ पे उसको शेयर कर दूंगा, ठीक है। पर्सनली आई विल शेयर दैट ऑन जो भी उनके नंबर्स होंगे उस पर, ठीक है। ये ग्रुप पे शेयर कर देंगे। और इससे रिलेटेड कोई लिंक होगा, कोई चैप्टर, कुछ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस होंगे, कुछ भी ट्रांसलेशन क्वेश्चन होंगे, कुछ भी तुम्हें पूछना हो ग्रुप पे पूछ लेना, या टेलीग्राम पे पूछ लेना, व्हाट्सएप पे पूछ लेना, टेलीग्राम पे पूछ लेना, या फिर तुम कमेंट कर सकते हो वीडियो के अंदर, जैसा तुम्हें ठीक लगे। ओके, चलो गाइस, हैव अ गुड डे। आई होप तुम्हें मेरा ये छोटा सा एक लेक्चर पसंद आया होगा।